नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटी के अध्याय 3 के बारे में। ठीक है, राज व्यवस्था के अध्याय 3 के बारे में। एनसीईआरटी में यह अध्याय 3 है जिसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन के बारे में आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको जो है। तो सबसे पहले हम समझेंगे राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, जो आपका आर्टिकल 1 है, जो अनुच्छेद 1 है, वहीं से शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या चीज़ कि राज्यों का संघ क्या है। राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरी चीज यहां ध्यान रखिएगा, संघ का नाम। संघ जो है, इसने बोला ना राज्यों का संघ, राज्यों का संघ अब क्या होगा, अब संघ क्या होगा, संघ का नाम हो सकता है इंडिया और भारत, और वो भारत और इंडिया ही संघ का नाम है। ठीक है, तो संघ का नाम क्या है, भारत या हम कह सकते हैं इंडिया। ठीक है, भारत या फिर इंडिया क्या है, हमारे संघ का नाम है। जो राज्य हैं या संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम की बात कर ली जाए, और प्रत्येक के अंतर्गत देखोगे, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उनका वर्णन जो है वो किस में किया जाता है, वो हमारी पहली अनुसूची में, किसमें, प्रथम अनुसूची में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारी पहली अनुसूची है, हमारी जो पहली अनुसूची है, उस पहली अनुसूची में क्या होता है, जो हमारे राज्य हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, है ना, और जो राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र जितने भी, उनके नाम पर जितने भी आने वाले राज्य क्षेत्र हैं उनका वर्णन हमारी पहली अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 1 है हमारा, जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 आप सब लोग जानते हो, आर्टिकल 1 में ये फिक्स किया गया है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत, जो भारत है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना, राज्यों का संघ होगा। ये किस में दिया गया है, हमारे आर्टिकल 1 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, मान लीजिए कोई भी राज्य संघ है, कोई भी राज्य है, और वो राज्य, कोई भी, मैंने बोला स्टेट है, कोई भी राज्य है, और वो क्या है, जो हमारा संघ है ना, मान लीजिए संघ से अलग नहीं हो सकता है कभी भी, और न ही अपनी मर्जी से देखोगे तो संविधान की जो पहली अनुसूची है ना, उसमें जो निर्धारित है वो अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। एक तो मैंने बताया कि जो कोई भी राज्य हो वो संघ से अलग नहीं हो सकता है, और न ही अपनी बिना मर्जी में, अपनी मर्जी से, ठीक है ना, खुद से, स्वयं से, संविधान की जो पहली अनुसूची में जो वर्णित किया गया है, जो प्रावधान किया गया है, वो अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, दूसरी चीज, अनुच्छेद 2 की बात करें, आर्टिकल 2 के बारे में बात करें। आप सबको पता है आर्टिकल 2 की, जो अनुच्छेद 2 है हमारा, उसमें क्या उपबंध किया गया है, उसमें यह उपबंध किया गया है कि जो संसद है, संसद हमारी जो पार्लियामेंट है, वो संसद जो है एक विधि के द्वारा, ठीक है ना, संसद जो है कानून के द्वारा, विधि के द्वारा, हम कह सकते हैं कि ऐसे जो उपबंध हैं या जो निर्बंधन है, या शर्तें हैं, उन्हें वो ठीक समझे, जो संसद को ठीक लग रहा है, हमारे पार्लियामेंट को जो ठीक लग रहा है ना, तो भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। जो अनुच्छेद 2 है ना, यही अकेला हम कह सकते हैं। इस अनुच्छेद 2 की बात करें, जो अनुच्छेद 2 का भाग क है, भाग क है, उसमें देखोगे तो सिक्किम जो है ना, सिक्किम,
सिक्किम राज्य, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि स्वतंत्र देश था। कैसा देश था सिक्किम? स्वतंत्र देश था ये, स्वतंत्र। इसे ध्यान रखना, जब हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन, ठीक, 36 कब हुआ? 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 जब हुआ तो संघ में इसको शामिल कर लिया गया और भारत के राज्यों के समकक्ष, भारत के राज्यों के तरीके से इसको दर्जा दे दिया गया, ठीक। और यहाँ एक चीज और याद रखना, मान लीजिए संसद है हमारी, संसद, और संसद किसी भी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर सकती है, या दो से, हम कह सकते हैं दो या फिर दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से निकाल करके, है ना, या भाग में मिला करके एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। और जो संसद है वो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र को, ठीक। ये हमारा आर्टिकल 3 बात करता है इस चीज के बारे में। कौन सा? 3 बात करता है। 3 को भी समझाएंगे। पहले एक चीज और याद रखना कि संघ, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है। यहां मैंने बताया था कि राज्यों का संघ कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो भारत है ना, वो राज्यों के बीच, मान लीजिए एक तरीके से हम कह सकते हैं, हमारे भारत के बीच में देखोगे, भारत को देखोगे राज्यों के बीच में, तो एक सौदेबाजी जो होती है ना, सौदेबाजी या एक समझौता, उसका एक परिणाम हम कह सकते हैं, या परिणाम नहीं है उसका, हम ऐसा बोल सकते हैं। समझौते का परिणाम नहीं है कि मतलब कि समझौता जब हो गया कि सभी राज्यों ने समझौता दिया तब जाकर के अपना संघ बना, नहीं। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल भी। यानी कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? भारत जो है, जो विनाशी राज्य हैं, उन विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक। अब यहां बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में, अनुच्छेद 3 के बारे में, ठीक। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 याद रखिएगा। संसद जो है ना, संसद को एक तो नए राज्यों का निर्माण, सब जानते हो इस चीज को, संसद में देखा जाए तो नए राज्यों का निर्माण की बात करें हम, जो नए राज्यों का निर्माण है वो, और जो हमारे वर्तमान में जो प्रेजेंट में राज्य हैं, है ना, उनके क्षेत्रों की बात कर लो। किसकी? क्षेत्रों की बात, क्षेत्र हो गए, सीमाएं हो गई उनकी, ठीक, सीमा हो गई, या हम कह सकते हैं नाम हो गया उनमें। तो इनके परिवर्तन की शक्ति देता है जो आर्टिकल 3 है हमारा। वो क्या है? वो ये प्रावधान करता है कि उनके जो वर्तमान में राज्य हैं, या राज्य का निर्माण करना है, या उनकी सीमाएं हैं, या क्षेत्र हैं, या उनके नाम हैं, उनमें जो भी करना है, परिवर्तन करना है, उसकी शक्ति हमारी निहित है आर्टिकल 3 में। मैंने बताया था कि संसद क्या है? वो किसी भी राज्य में उसका जो क्षेत्र है उसको अलग कर सकती है, दो या दो से अलग भागों में, राज्यों में भी उसको, राज्यों को भाग को मिला करके एक नए राज्य क्षेत्र को मान लीजिए, या किसी नए राज्य के भाग में मिला करके एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। और संसद किसी राज्य को, क्षेत्र को, कोई क्षेत्र है राज्य का मान लीजिए, उस राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, ठीक, और किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, या राज्य की सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है। मेरा कहने का मतलब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक। ये हमारा कौन करता है? आर्टिकल 3 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 4 की बात करें, चौथे अनुच्छेद की बात करें, तो आप सब लोग जानते हो जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात करें, ठीक है ना, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात करें, नए राज्यों का प्रवेश कह सकते हो या नए राज्यों का गठन कह सकते हो, वो अनुच्छेद 2 के द्वारा होता है हमारा। मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ठीक है ना, 2 के द्वारा। ये बात कौन बोलता है? हमारी आर्टिकल 2 बोलता है। और नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं, क्षेत्र हो गए, या नाम में परिवर्तन हो गया, ये हमारा कौन करता है? ये हमारा करता है आर्टिकल 3 जो है इस चीज की बात की पुष्टि,
वो उसके लिए प्रतिबंध देता है, प्रावधान देता है। और संविधान का जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, उसके तहत क्या है कि संविधान संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। भाई जो संविधान मैंने बताया कि दूसरा हमारा जो अनुच्छेद है वो नए राज्यों, उनके प्रवेश की बात या गठन की बात करता है। और नए राज्यों का निर्माण ले लीजिए, सीमाओं की बात कर लीजिए, क्षेत्रों की बात कर लीजिए, या नाम में परिवर्तन कर लीजिए, वो अनुच्छेद 3 की प्रावधान करता है। तो इनके नामों में परिवर्तन देखोगे तो अनुच्छेद के हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत देखा जाए तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहां भी याद रखिएगा कुछ बातें मेरी। मान लीजिए शर्तों की बात करें, इसमें शर्तें क्या है, कोई शर्त संबंधित कोई विधेयक है तो वो विधेयक जो है राष्ट्रपति की पहले हम पूर्व मंजूरी की बात करें, पहले मंजूरी से ही वो संसद में प्रस्तुत होगा। मान लीजिए कोई विधेयक है और उसमें शामिल प्रस्ताव है, तो मान लीजिए किसी भी राज्य के क्षेत्र में या उसकी जो सीमाएं हैं या उसके नाम हैं उनको प्रभावित तो भाई करता ही करता है। अब प्रभावित कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित जो राज्य विधानमंडल होगा उसी के पास भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है बिल्कुल भी भाई, और जो मत दिया गया है उसको स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, कर सकता है स्वीकार या अस्वीकार वो तो जो संसद है वो अपने अकॉर्डिंग भारत की जो राजनीतिक मानचित्र है, जो मैप है, जो स्ट्रक्चर है ना, राजनीतिक जो मानचित्र है उसका पुनर्निर्धारण कर सकती है संसद जो है। ठीक, अब यहाँ हम बात करेंगे थोड़ी सी राज्यों के पुनर्गठन की। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक, राज्यों का पुनर्गठन। देखो अगर भाषा के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, भाषा के आधार पर देखा जाए तो राज्यों के पुनर्गठन के जो मुद्दे हैं उन पर अध्ययन के लिए देखा जाए तो संविधान सभा ने जो है नवंबर 1947 की बात है ना, नवंबर 1947 में जो है एस के धर आयोग जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति अधिकारी हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, उनको नियुक्त किया। अगर भाषा के आधार पर देखा जाए तो राज्यों का जो पुनर्गठन है इसके मुद्दे के लिए मैंने बताया, उस पर चर्चा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए क्या किया, जो हमारी संविधान सभा है उसने नवंबर 1947 के समय में जो एस के धर थे, एस के धर, तो इन्हीं एस के धर को, अब एस के धर कौन थे पहले ध्यान रखिएगा, ये एस के धर कौन थे, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसमें ये सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इनको नियुक्त किया किसके लिए, उस अध्ययन के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। ठीक, और जो मैंने बताया एस के धर आयोग जो था, एस के धर आयोग नियुक्त किया गया। और धर आयोग की बात करें, एस के धर आयोग की बात करें, जो निर्णय थे उनको एक आकलन करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, या भाषाई आधार पर देखोगे तो राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए 1948 में, विचार करने के लिए कब, 1948 में जो जयपुर का अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन, जयपुर का अधिवेशन, ठीक है ना, उस जयपुर अधिवेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा उस जयपुर अधिवेशन में क्या हुआ, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो है 3 सदस्यों की एक समिति उसमें गठित की थी। और तीनों सदस्य कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, वल्लभ भाई पटेल थे उसमें आपके, ठीक, और तीसरे थे आपके सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों उसमें शामिल थे। जो कांग्रेस की एक समिति, 3 सदस्यों की जो समिति का गठन किया गया, और वो सदस्य कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन्हीं के नाम पर वो समिति थी। और जो समिति बनाई गई है तीनों सदस्यों की, ये काय के नाम से फेमस हो गई आगे जाकर के, ये समिति, इनको नाम दे दिया गया जेबीपी समिति का नाम, ठीक है, जेबीपी समिति, इसको नाम दे दिया गया जेबीपी समिति, ठीक। और
जेबीपी समिति ने देखोगे, जो समिति बन गई थी इन 3 सदस्यों की, अब इसने क्या किया, इसने राज्य पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने इस मुद्दे को नकार दिया और इस समिति ने फिर वहां सुझाव भी दिया इनको, जो है कि सुरक्षा, एकता या राष्ट्र इनकी संपन्नता हो ना, इनकी संपन्नता के लिए देखा जाए तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। एक की एकता हो गई या राष्ट्र की संपन्नता हो गई तो उस राज्यों के लिए क्या है कि पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। और इसकी सिफारिश की बात करें तो 1949 का समय था, है ना। 1949 में जो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, वर्किंग कमेटी, उसने स्वीकार कर लिया इस चीज को, जेबीपी समिति के विचार को, पुनर्गठन के वाले विचार को। और जो दक्षिण के राज्य थे, मेनली उनमें देखोगे तेलुगु भाषी के जो क्षेत्र थे, उनमें भाषा के आधार पर देखोगे तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लग गई, बहुत एक उच्च स्तर पर पहुंच गई। और क्या हुआ, जो समितियां थी, अब समिति की रिपोर्ट के बाद देखोगे तो मद्रास राज्य है अपना, उस राज्य का जो तेलुगु है, तेलुगु भाषियों ने देखोगे तो पोटी श्री रामुल्लू जो थे, कौन, पोटी श्री रामुल्लू, ठीक है, रामुल्लू के नेतृत्व में देखोगे तो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और 56 दिन देखोगे, 56 दिन के भाई 56 दिन तक इनमें अनबन बनी रही थी, विद्रोह 56 दिन तक रहा। और 56 दिन जब चला तो उसके बाद 15 दिसंबर 1952 का समय आ गया, 15 दिसंबर 1952 का समय आ गया। और 1952 को जो है रामुल्लू की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। जो पोटी श्री रामुल्लू थे, इनकी जो है मृत्यु हो गई 15 अक्टूबर 1952 को। और जो आंदोलन था भाई काफी तीव्र हो गया, काफी और बढ़ता गया आंदोलन जो है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जो तेलुगु भाषी लोग थे उनके लिए अलग से आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। किसकी, आंध्र प्रदेश की, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 1 अक्टूबर ध्यान रखिएगा 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। और एक स्वतंत्र भारत में देखोगे तो राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर, अपने भारत में स्वतंत्र भाषा के आधार पर देखा जाए, स्वतंत्र भारत में जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ वो पहला राज्य था। स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला ये पहला राज्य था। कौन सा, आंध्र प्रदेश जो है ये पहला राज्य था गठन होने वाला इसका स्वतंत्र भारत में। और उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की, उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी कुर्नूल। क्या हुआ करती थी, कुर्नूल, ध्यान रखिएगा। जब इसका गठन हुआ इसकी राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी। यही मैं एक बात और कर लूं आप लोगों से, एक फजल अली आयोग के बारे में। किसके बारे में, फजल अली आयोग के बारे में। फजल अली आयोग के बारे में, ठीक। देखो जो नेहरू जी जो थे हमारे, जो नेहरू जी थे, देखा जाए तो 22 दिसंबर का समय था 1953 का, ठीक है। 22 दिसंबर 1953 की बात है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, उन्होंने संसद में ऐसा कहा था कि एक समिति का गठन किया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा। अब उसका उद्देश्य क्या होगा कि जो संघ के राज्य हैं और राज्यों के जो पुनर्गठन की समस्या है, उस पर एक गंभीरता पूर्वक और बिना किसी पक्षपात के विचार करना होगा। और जो फजल अली आयोग था, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, है ना, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया पंडित हृदयनाथ कुंजरू को और सरदार KM पणिक्कर को। इसके 2 अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे सरदार
के.एम. पणिक्कर, सरदार के.एम. पणिक्कर, ठीक है। इनको क्या किया गया, इनको फजल अली आयोग का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, ठीक, दोनों को। और जो आयोग था फजल अली आयोग, ये 30 सितंबर 1955 को जो है केंद्र सरकार को अपनी जो रिपोर्ट थी, इसकी जो ब्यौरा था वो इसने प्रस्तुत कर दिया और राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कुछ सिफारिशें भी रखी। तो ध्यान रखिएगा, इसने अपनी रिपोर्ट कब, इस आयोग की रिपोर्ट कब रखी गई सरकार के सामने, वो रखी गई हमारी 30 सितंबर 1955 को। 30 सितंबर 1955 को वो रिपोर्ट सामने रखी गई। इसमें शर्तें भी रखी गई कुछ, जब सिफारिशें दी गई तो अपनी सिफारिशें भी रखी गई इसमें, कि इसमें एक तो ये सिफारिश रख दी गई इन लोगों ने कि एक केवल भारत के भाषा के अकॉर्डिंग देखोगे, भाषा और संस्कृति के आधार पर क्या होगा कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। भाई पहली शर्त तो उनकी सिफारिश उसमें ये थी कि मान लीजिए कोई भी राज्य का गठन होना है तो वो भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होगा, है ना, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना। और दूसरी शर्त उन्होंने ये रख दी इसमें, एक और क्या रख दी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय कह सकते हो, प्रशासकीय कह सकते हो, जो आवश्यकताएं हैं या जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जब इनकी सफलता मिल जाएगी, सक्सेस हो जाएंगे जब इन पे, तो एक सफलता की दृष्टि पर देखोगे तो इनको किया जाना चाहिए, पुनर्गठन हो जाना चाहिए, है ना। अब क्या था, जो एबीसी वर्ग थे हमारे, एबीसी वर्ग, एबीसी 3 वर्गों में देखोगे जो राज्य बटे हुए थे उनको समाप्त कर दिया गया और कर दिया जाए सिफारिश रखी, और इनके स्थान पर जो है 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने, या 3 राज्य क्षेत्रों में देखोगे तो जो भारतीय संघ है उसको विभाजित करना चाहिए। कितने राज्यों में, 16 राज्यों में, 16 स्टेट, और कितने यूनियन टेरिटरीज, 3। तो जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, संसद ने क्या किया, जुलाई का समय था, जुलाई का, और समय था उस समय 1956 का। जुलाई 1956 में जो हमारी संसद है, संसद में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, और उसी अधिनियम के द्वारा देखोगे तो भारत में 14 राज्य स्थापित किए गए। कितने राज्य, 14 राज्य स्थापित किए गए। अब वो 14 राज्य कौन से थे, उनमें एक आपका जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर था, दूसरा आपका पंजाब था, ठीक है, पंजाब उसमें शामिल किया गया, आपका उत्तर प्रदेश था, बिहार था, बिहार था, पश्चिम बंगाल था, वेस्ट बंगाल था, असम था आपका, असम, असम उसमें शामिल किया गया, उड़ीसा उसमें शामिल था, उड़ीसा जो है, और बात करें आपका आंध्र प्रदेश भी था उसमें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु था, तमिलनाडु उसमें सम्मिलित था, एक केरल था, मैसूर था, मैसूर भी उसमें सम्मिलित था, एक बम्बई था आपका, बम्बई था, और हालांकि जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान, वो भी इसमें सम्मिलित थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 14 हो गए आप लोगों के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये 14 राज्य उसमें सम्मिलित किए गए। जब मैंने बताया कि संसद ने जुलाई 1956 का समय था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक अधिनियम पारित किया, और उसी अधिनियम के अकॉर्डिंग उसमें 14 राज्य स्थापित किए गए, और 14 राज्य आप लोगों के सामने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तो ये 14 राज्य उसमें सम्मिलित किए गए। इसके अलावा देखोगे, इससे पहले जो लिखे हुए थे, इसके पहले भी लिखे हुए जो राज्य क्षेत्र थे, जो केंद्रीय क्षेत्र थे, है ना, केंद्रीय क्षेत्र का मतलब संघ राज्य क्षेत्र जो थे वो बनाए गए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अंडमान निकोबार द्वीप है, और लक्षद्वीप है, या जो मिनिकॉय द्वीप है ना, ये भी रखे गए। और 1956 के बाद में, 1956 के बाद में देखोगे
तो जो नए राज्य या संघ शासित जो क्षेत्र बनाए गए थे उनकी बात करें, जो 1956 का दशक था, 1956 के समय में देखोगे एक व्यापार स्तर पर, तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद में देखोगे तो भारत की जो राजनीतिक मानचित्र थी ना, उसमें काफी विविधता कह सकते हो, काफी राजनीतिक दबाव कह सकते हो, वो चल रहा था। अब चल रहा था तो परिवर्तन की तो आवश्यकता भाई महसूस हो रही है यहाँ पे सीधी सी, कि परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो एक भाषा और एक सांस्कृतिक, क्या चीज, एक भाषा और एक सांस्कृतिक संस्कृति, ठीक है। अगर एक भाषा और सांस्कृतिक की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर उसकी दृष्टि से देखोगे, एक रूपता देखोगे उसमें, या जो दूसरे कारण है, भाई काफी कारण थे उस समय पे, तो दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लग गई अब। तो यहाँ हम राज्यों की अब मांग की जो गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उनकी बात करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अपने महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। तो याद रखिएगा 1960 का समय था, और द्विभाषी राज्य जो था बंबई, है ना, कौन सा द्विभाषी राज्य कौन सा था हमारा, बंबई। तो क्या हुआ 1960 में, ध्यान रखिएगा, जो बंबई था उसको दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। महाराष्ट्र, जो मराठी भाषी लोग थे उनके लिए ये क्या बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया, और जो गुजरात था, गुजराती भाषा के जो लोग थे उनके लिए गुजरात बना दिया। तो यानी कि जो गुजरात था वो भारतीय संघ का 15वां राज्य था, भारतीय संघ का ये 15वां राज्य था, ठीक है, गुजरात जो था। अगर यही मैं बात करूं दादरा और नागर हवेली की, नागर हवेली की बात करूं, 1954 में, ध्यान रखिएगा 1954 में क्या हुआ, इसके स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पुर्तगाल का शासन हुआ करता था। जब तक ये स्वतंत्र नहीं हुआ था, यहाँ पहले शासन किसका हुआ करता था, पुर्तगाल का, पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। और 1961 का जब समय आया, 1961 का, तो यहाँ जो लोग थे, लोगों ने क्या किया, 1961 तक देखोगे तो लोग, जो जनता थी वहां की, उन्होंने खुद चुन लिया इस चीज को, और प्रशासन चलता रहा। और 10वें संविधान संशोधन अधिनियम में देखोगे 1961 में, जब 10वां संविधान संशोधन हुआ, 10वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो इसे संघ शासित क्षेत्र यानी कि हम कह सकते हैं, जब 10वां संविधान संशोधन 1961 में जब हुआ, तो इस संशोधन के द्वारा इसको जो है क्या बना दिया गया, इसको किसमें परिवर्तित कर दिया गया, संघ शासित क्षेत्र में इसको परिवर्तित कर दिया गया। यही मैं बात करूं गोवा, दमन और दीव की, गोवा, दमन और दीव की बात करूं, ध्यान रखिएगा 1961 में, जो 1961 का समय था, 1961 में जो पुलिस कार्यवाही थी, अब पुलिस कार्यवाही के माध्यम से क्या होता था कि भारत में इन तीनों राज्य क्षेत्रों की जो अधिग्रहीता थी वो की जा रही थी। और जब 12वां संविधान संशोधन हुआ, जो 12वां संविधान संशोधन हुआ, कब, 1962 में, ठीक, 1962 में जब हुआ, तो इसके द्वारा क्या हुआ कि इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। और बाद में देखोगे तो 1987 के समय में, सन 1987 में क्या हुआ, जो गोवा था, उस गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इसी तरह देखोगे तो दमन और जो दीव है, इनको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यही मैं बात करूं पौंडीचेरी के बारे में, पुडुचेरी के बारे में, ठीक है, पुडुचेरी के बारे में बात करें, जो पुडुचेरी का क्षेत्र है वो पहले फ्रांसीसी गठन का स्वरूप हुआ करता था, किसका, फ्रांसीसी स्वरूप का, फ्रांसीसी शक्ति का गठन प्रारूप रूप हुआ करता था। और जैसे कि भारत में एक पुडुचेरी, कराइल, माहे, यनम, इनके रूप में जाना गया। और 1954 का समय जो था, 1954 में देखोगे तो फ्रांस ने इसे भारत के एक कह सकते हैं कि सुपुर्द कर लिया था। और इस तरह से क्या हुआ कि 1962 तक देखोगे इसका प्रशासन जो था, जो अधिग्रहित क्षेत्र थे, उसी की तरह चलता रहा। फिर क्या हुआ, कैसे, जब 14वां संविधान संशोधन हुआ, जब 14वां संविधान संशोधन हुआ, और 14वें संविधान संशोधन के बाद में, अधिनियम के बाद में, इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें नागालैंड के बारे में।
नागालैंड के बारे में। जो नागालैंड है 1963 का समय था, सन 1963 का। और 1963 में जो नागा पहाड़ी है, जो नागा की पहाड़ियाँ हैं, जो नागा की पहाड़ियाँ हैं, और जो असम के बाहर देखोगे तो जो स्वेनसांग क्षेत्र थे, उनको मिलाकर के नागालैंड राज्य का गठन किया गया। अब ऐसा जो नागा जो आंदोलनकारी थे, वही जनजाति थी नागा जो है, उनकी संतुष्टि के लिए देखा जाए तो ये उनकी संतुष्टि के लिए किया गया था, क्योंकि इस पर वाद विवाद काफ़ी चला है। जो नागा जाति थी वो संतुष्ट नहीं थी उस चीज़ से, तो काफ़ी आंदोलन चला। हालांकि फिर भी देखा जाए तो नागालैंड को जो है भारतीय संविधान में देखोगे, भारतीय संघ में देखोगे तो 16वां राज्य, आप सब लोग जानते हो, 16वां राज्य का दर्जा इसको दिया गया। और जब 16वें राज्य का दर्जा दिया, उससे पहले ध्यान रखना 1961 में, कब, 1961 में जो असम के राज्यपाल थे उनके नियंत्रण में इसको रखा गया नागालैंड को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हरियाणा। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। ठीक, 1966 में देखोगे, सन 1966 की बात है। 1966 में क्या हुआ, जो पंजाब है, पंजाब राज्य से देखा जाए तो भारतीय संघ का जो 17वां राज्य है वो हरियाणा है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, उसका गठन किया गया। जो शाह आयोग था, शाह आयोग, शाह आयोग कौन सा, 1966 का, उसको जब उन शाह आयोग था, जब उसने सिफारिश की 1966 के, उस शाह आयोग ने जब सिफारिश की, और सिफारिश पर क्या हुआ, जो पंजाबी भाषी क्षेत्र थे उनको पंजाब राज्य दे दिया गया, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। और इससे पहले क्या था, इससे जो सटे हुए थे पहाड़ी क्षेत्र, उनको केंद्र शासित यानी कि राज्य जो थे वो हिमाचल प्रदेश का रूप उनको दे दिया गया। और 1971 में जो संघ शासित क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा भी उसी समय दे दिया गया। अगर यहाँ बात करें हम अगले राज्यों की, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मेघालय, और मेघालय, और मेघालय। ठीक, देखो 1972 में देखोगे, 1972 के पूर्वोत्तर भारत में देखोगे तो दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, मणिपुर और त्रिपुरा। और उपराज्य की बात करें तो वो था मेघालय जो अपना, तो इनको क्या था, इनको राज्यों का दर्जा मिला। इसके अलावा देखोगे तो दो नए अपने शासित प्रदेश जो थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी अस्तित्व में आए। इसी के साथ क्या कर दिया गया, जो भारतीय संघ है ना, उस भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, अब राज्यों की संख्या हो गई 21। और 22वां संविधान संशोधन जब हुआ, 22वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, कब, 1969 में। और जो 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, उसके द्वारा क्या हुआ, जो मेघालय है उसको एक स्वायत्त शासी हम कह सकते हैं, उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, बना दिया गया। और ये क्या था, जो असम है ना, असम में जो उपराज्य है उसी के रूप में इसको जाना जाता था पहले, जिसका अपना मंत्री परिषद हुआ करता था। हालांकि मेघालय के जो लोग थे उनकी अगर इच्छाओं की बात करें, महत्वाकांक्षाओं की बात करें, तो वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाया। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो थे वो संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र में अलग कर दिया गया उनको जो है। ठीक है, अगर यहाँ हम अगले राज्य की बात करें, सिक्किम की बात करें, जो सिक्किम था उस सिक्किम की बात करें तो 1947 तक याद रखिएगा, सिक्किम जो था भारत की ही एक शक्ति के रूप में एक राज्य हुआ करता था, जहाँ क्या था, जो चोंग्याल थे ना, चोंग्याल का शासन हुआ करता था यहाँ पे। और 1947 में जो ब्रिटिश शासन था वो समाप्त जब हुआ तो सिक्किम को भारत का एक रक्षित कर दिया गया, इसको दर्जा दे दिया गया। ठीक, अगर यहाँ बात करूँ मैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में, किसके बारे में, मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा।
ठीक। 1987 में याद रखिएगा जो भारतीय संघ है उसमें 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, यानी कि ध्यान रखिएगा 23वां राज्य, 24वां और ये 25वां। इनके राज्यों में देखोगे 23, 24, 25 के राज्यों के रूप में देखोगे, इनमें ये अस्तित्व में देखने को आए, दर्जा दिया गया। संघ शासित प्रदेश जो है मिजोरम, उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसको पहले संघ शासित प्रदेश हुआ करता था, इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। और निर्माण जो था 1986, 1986 में जब एक समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर इनको बनाया गया था राज्य जो है, जिस पर कि हमारी भारत सरकार और जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसने हस्ताक्षर किए थे। किस किसने? हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, और किसने किए थे हस्ताक्षर? मिजो नेशनल फ्रंट ने, मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए थे इन पे। ठीक है। और इसने क्या किया, 2 दशकों के बीच में देखोगे 2 दशकों से चली आ रही थी एक परंपरा राजद्रोह, उसको समाप्त किया। और अरुणाचल प्रदेश जो था, अरुणाचल प्रदेश, उसमें भी देखोगे तो 1972 में वो संघ शासित प्रदेश बन गया। और संघ शासित प्रदेश जो है गोवा, दमन और दीव से क्या हुआ, गोवा को अलग कर दिया गया और इन सबको राज्य बना दिया गया। ठीक। यहां बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक। देखो 2000 की बात करें, सन 2000 की, सन 2000 में क्या था, 3 राज्य थे आपको, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इन 3 राज्यों के रूप में 3 नए राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर, कितना, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का गठन जो है भारत के 26वें राज्य के रूप में, कौन से राज्य के रूप में, 26वें राज्य के रूप में हुआ। पहले ये क्या था कि अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ करता था। छत्तीसगढ़ जो है ये एमपी के अंतर्गत हुआ करता था। और जब गठन हुआ था इसके समय देखोगे तो इसमें 16 जिले हुआ करते थे। कितने? 16 जिले, 16 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या बढ़ गई है, वो कितनी हो गई है, 27 हो गई है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड जो है इसको पहले हम, आप सब लोग जानते हो अच्छे तरीके से, इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे। इसको पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे। इसका निर्माण जो है 9 नवंबर 2000 को, कब, 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ, इसका गठन किया गया। किसके रूप में? 27वें राज्य के रूप में। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का जो गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को किया गया। पहले आपको पता है कि यूपी का हिस्सा हुआ करता था, यूपी के अंतर्गत आता था। और उत्तराखंड में 13 जिले हैं, इसमें 13 जिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और 2 क्या है इसमें, 2 मंडल हैं। 13 जिले हैं, ठीक है, और क्या है इसमें, 2 मंडल हैं। और झारखंड की यहाँ बात करें, झारखंड की, इसका जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। और किसके रूप में, ये 28वां राज्य बना हमारा, 28वां राज्य। ठीक है। राज्य का निर्माण जब हुआ था उस समय देखोगे तो झारखंड में 18 जिले हुआ करते थे पहले। अब कितने हैं, 24 जिले हैं इसमें। ठीक है। इसमें कितने हैं, 24 जिले हैं। अगर यहीं में बात करूं तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के बारे में बात करें, 2014 का समय था, सन 2014 का साल था। और 2014 में तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश के भूभाग में ही हुआ करता था, और उसके भूभाग को काट करके भारत का ये 20वां राज्य जो है उसके रूप में इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। ठीक है। ये रहे हमारे राज्यों के गठन की बात हुई। अब यहाँ हम बात करेंगे थोड़ी सी अपने एक लोकतांत्रिक संविधान और एक नए राष्ट्र की जो चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हुई उन सब के बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक संविधान और एक नए राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक संविधान
और नए राष्ट्र की चुनौतियां। ठीक, देखो समय था 1947 का, और 14-15 अगस्त की बात हम कर सकते हैं। 14-15 अगस्त की बात थी 1947 में। ठीक है, वो समय चल रहा था, और उसकी 14-15-1947 की जो मध्य रात्रि थी, जो रात का समय था, आधी रात का समय था, तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अपना भारत आज़ाद हुआ। और स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आप सब लोग जानते हो, जो पहले पीएम थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी रात देखोगे तो संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। और इनका जो प्रसिद्ध भाषण था ना, वो एक भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित जो भेंट थी, या ट्रीट, या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो भाषण था वो एक भाग्य बधू से और एक चिर प्रतीक्षित या ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इसके नाम से जाना गया। और जो हमारे हिंदुस्तान की, जो प्रदेश की जनता थी, वो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी आवाज़ें बुलंद थी, आप सब लोग जानते हो। भाई बहरहाल देखा जाए एक तरीके से तो दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात की बात करें तो पहली बात क्या थी कि आज़ादी के बाद देखा जाए तो जो देश का शासन है वो एक लोकतांत्रिक सरकार के जरिए से चलाया जाएगा। और दूसरा क्या था कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, क्योंकि इस शासन में देखोगे जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनका खास ख्याल रखा जाएगा। और देश अब आज़ाद हो चुका था भाई, और आज़ादी से जुड़े हुए जो सपने थे उनको साकार करने का यानी कि वक्त किसके पास था? अब किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की थी। ये कोई एक तरीके से हम कहें तो ये कोई आसान काम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक आज़ाद हिंदुस्तान का जो जन्म था काफ़ी समस्याओं के बाद में हुआ, काफ़ी कठिन परिस्थितियों के बाद में हुआ। और हिंदुस्तान 1947 में जब ऐसे हालातों के बीच में जब आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त देखा जाए तो कोई भी मुल्क वैसे हालत में आज़ाद नहीं हुआ था जैसे हमारा हिंदुस्तान हुआ। क्योंकि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के बंटवारे के साथ देखोगे तो कैसे मिली? देश के बंटवारे के साथ में मिली, जो पाकिस्तान बना। 1947 का जो साल था, एक हम कह सकते हैं एक हिंसा, एक विस्थापन का, एक त्रासदी का साल था। क्योंकि आज़ादी के जो उथल पुथल भरे दिन थे ना, वो हमारे नेताओं का ध्यान इसी बात से नहीं भटका कि वो नया राष्ट्र जो है चुनौतियों की चपेट में है। और 3 चुनौतियां थी उस समय पर इनके सामने, 3 चुनौतियां थी। मुख्य तौर पर देखोगे तो भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली की बात करें तो जो तात्कालिक चुनौतियां थी, उनकी एकता के सूत्र में बंधा एक ऐसा भारत जिसको गढ़ने की थी, जिसमें कि भारतीय समाज की सभी विविधताओं के लिए जगह है। और भारत अपने लिए देखोगे, अपने आकार के लिए देखोगे, एक विविधता के लिए देखोगे, किसी महादेश के बराबर था, जो कि अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे यहाँ पे। उनकी संस्कृति अलग थी, अलग अलग धर्म थे, अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। और उस वक्त क्या था, एक आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इसकी जो विविधताएं ना, इतनी इतनी जो अलग अलग भिन्नताएं हैं, उनसे भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। क्योंकि भाई संस्कृति अलग, पहनावा अलग, धर्म अलग, प्रत्येक चीज़ अलग, तो एकजुट नहीं रह सकता है। ऐसा विचार था उस समय पर जनता का, समाज का मानना। देश का जब विभाजन हुआ उसी के साथ देखोगे तो लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं आने लगी। भाई लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं आने लग गई। और भारत के भविष्य को लेकर के देखोगे तो काफ़ी गंभीर गंभीर प्रश्न उठने लग गए। और उस वक्त का सबसे तीखा और एक चुभता हुआ सवाल क्या था? और वो सवाल था कि भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है, इसको कैसे हासिल किया जाए। अगर मैं यहाँ दूसरी चुनौती की बात करूँ इसकी, तो दूसरी चुनौती क्या थी? उसमें यह था दूसरी चुनौती में कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को एक कायम करने की क्या है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी एक गारंटी दी जाती है। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को कायम करने की एक गारंटी दी जाती है हमारे संविधान में।
भाई सिंपल सी बात है। और प्रत्येक नागरिक को मतदान देने का अधिकार दिया गया है, आप जानते हो इस चीज को। क्योंकि भारत ने एक संसदीय शासन पर देखोगे जो आधारित है, एक हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व मूलक कह सकते हैं, एक लोकतंत्र कह सकते हैं, उसको अपनाया हुआ है। और इन सभी विशेषताओं में देखोगे तो ये बात निश्चित हो गई थी कि लोकतांत्रिक जो ढांचा है ना, इसके भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। और एक लोकतंत्र को कायम करने के लिए क्या होगा, जो लोकतांत्रिक संविधान है वो जरूरी होता है। लेकिन इतने से काम नहीं चल पाया उस समय, क्योंकि चुनौती ये भी थी उस समय के संविधान में जो मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार है ना, वो बर्ताव चलन में आए हैं पूरे के पूरे। और तीसरी चुनौती उनके सामने समस्या ये खड़ी थी, एक ऐसा भी विकास एक ऐसे भी विकास की जरूरत थी जिससे कि समूचे समाज का भला होता हो। एक के लिए नहीं बल्कि पूरे समूचे समाज का। और इन मोर्चों पर देखोगे तो संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। सामाजिक रूप से जो वंचित हैं तब को देखोगे और धार्मिक संस्कृतियों को देखोगे तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। और संविधान ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके अंतर्गत लोक कल्याण के उन सभी लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया जिन्हें कि एक तरीके से देखोगे तो राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब क्या था, असली चुनौती थी आर्थिक विकास और एक गरीबी को खत्म करने के लिए जो कारगर नीतियां थी, अब उनको तैयार करने में लगे हुए थे। तो आज़ादी के तुरंत बाद देखा जाए तो जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी वो सबसे प्रमुख सामने खड़ी हुई समस्या बन के। और आज़ादी के समय एक राष्ट्रीय एकता, एक सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख था, ये चुनौती के रूप में उभरे ये जो है। इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को खुद को स्थापित कर ही लिया, है ना, जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं जनता के रूप में। अगर यहाँ विभाजन की एक बात करें, एक त्रासदी की बात करें, जो विभाजन की त्रासदी थी, जो विभाजन की त्रासदी थी, एक त्रासदी मैंने बताया था 14 या 15 अगस्त की बात है 1947 की, ठीक। तो 14 या 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, एक भारत और एक पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान अस्तित्व में देखने को मिले। और ये ऐसा विभाजन, ये ऐसा क्या है जो विभाजन हुआ, ये सब विभाजन के कारण हुआ। जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। परिणाम क्या निकला कि दोनों देशों के जो भूभाग थे उनको रेखांकित किया, सीमा रेखाएं खींची गई। मुस्लिम लीग ने क्या किया, द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बात भी की। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखोगे तो भारत जो है किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान जो दोनों कौम है ना हमारी, दोनों धर्म है, इनका देश था। और यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग को विरोध किया। हालांकि 1940 के दशक में देखोगे तो जो राजनीतिक मोर्चे थे इनमें काफी बदलाव तो आए। जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी इनके बीच देखोगे तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या ब्रिटिश शासन की जो भूमिका थी, ऐसी कई बातों पर जोर भी दिया गया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, जो पाकिस्तान था इस पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। विभाजन कैसे हुआ था, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी उसकी बात कर लें थोड़ी सी। विभाजन की प्रक्रिया की बात कर लें। देखो, फैसला ये हुआ था उस समय पे कि जिस भूभाग को हम लोग इंडिया कह रहे हैं, जिस क्षेत्र को इंडिया कह रहे हैं, या जिस जो फैसला हुआ उस फैसले में यह बोला गया कि जो भी भूभाग है उसको इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, अब उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से दो देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। और ये विभाजन जो है भाई दर्दनाक तो था ही था भाई, क्योंकि दो हिस्से हो रहे, टुकड़े हो रहे हैं। और इस पर एक फैसला करना या अमल में लाना इस चीज़ को और भी कठिन था भाई। स्वाभाविक सी बात है, आपके नाम पर मान लीजिए 10 बीघे जमीन आ रही है,
10 बीघे ज़मीन आ रही है। और आपके पापा जी 2 भाई हैं, चाचा और आपके पापा, ठीक है। पापा के भी 10 बीघे आई और आपके चाचा जी के भी 10 आई, और आप पापा के अकेले हो और आपको 10 बीघे ज़मीन मिल रही है। चाचा के पास में 2 बेटे हैं तो उनके 5-5 आ रही है, ठीक है ना। और पापा बोलते हैं कि भैया 2 बीघे ज़मीन आप और आपके बेटे को हम दे रहे हैं, तो दुख होगा आपको वहाँ पे। ऐसी ही दर्दनाक पीड़ा थी उस समय की। तो फिर ये तय कर दिया गया वहाँ पे कि जो धार्मिक बहुसंख्यक है ना, जो बहुसंख्या है धार्मिक वाली, उसको विभाजन का आधार बनाया जाएगा। और इसका मायने की बात करें तो ये था कि इलाके में जो मुसलमान बहुसंख्यक थे उस समय, तो वो इलाके क्या कहलाने लग गए, वो पाकिस्तान के भूभाग के हो गए और शेष बाकी के हिस्से भारत के कहलाएंगे, है इंडिया में आ जाएंगे। यही बात जो है थोड़ी आसान चीज़ लग रही है हम लोगों को कहना इस चीज़ को, लेकिन इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक ना हो। और ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक तो पश्चिम था और दूसरा था पूरब। और ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि दोनों इलाकों को जोड़ करके एक जगह कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को, इन मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए, इनको अंदाज करते हुए क्या हुआ, फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और इनके बीच में जो भारतीय भूभाग हैं उनका एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह थी कि जो मुस्लिम बहुल हर है ना, उसका इलाका जो है वो पाकिस्तान में जाने को राजी हो गया। हालांकि राजी तो नहीं हुआ था, वो माने नहीं थे इस बात को। जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं हुए। जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, उन्होंने क्या किया, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है उसका जब निर्विवाद हुआ, तो उसके निर्विवाद नेता हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उनकी एक प्रसिद्धि की बात करें सीमांत गांधी की, सीमांत गांधी किसने लिखी है, खान अब्दुल, ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। तो इनकी एक प्रसिद्धि किसके रूप में थी, एक सीमांत गांधी के रूप में थी। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण ये जो है एक मत खिलाफ थे बिल्कुल। हालांकि संयोग से कह सकते हैं कि उनकी जो आवाज़ थी वो अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो था उसको पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या इनके सामने ये खड़ी थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है, जो ब्रिटिश इंडिया है सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को जो है एक मुस्लिम बहुल प्रांत, यानी कि पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से जो है, बहुसंख्यक जो हिस्से हैं वो गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। और ऐसे में फैसला ये हो गया कि दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। और इसमें जिले या जो निचले स्तर हैं उनके जो प्रशासनिक हैं उनके हल्के का आधार माना जाएगा। तो 14-15 अगस्त 1947 की बात है, मध्यरात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये हुआ था कि आज़ादी के इन दिनों में देखोगे तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में है या पाकिस्तान में है। जो पंजाब और बंगाल है ना, पंजाब और बंगाल, इनका बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई थी। और इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और जो विभाजन की सबसे एक बड़ी, एक अबूझ घटना जो थी वो थी अल्पसंख्यकों की। क्योंकि सीमा के दोनों तरफ देखोगे अल्पसंख्यक थे। जो कि इलाके अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी हुआ करती थी। ठीक ऐसे ही बोले तो हम पंजाब और बंगाल के जो भारतीय भूभाग हैं यहाँ पे भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी हुआ करती थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी देख लो तो मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। और ये एक लोग तरह, एक देखा ना, ये लोग एक तरह के सामंत में से थे। इन लोगों ने ऐसा देखा गया कि मान लीजिए ऐसा मानते थे लोग कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर थे वो, उनके पुरखे जो है वो सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर विदेशी भी आए, विदेशी बन गए हम आकर के जो है। मान लीजिए जैसे कि हम कह सकते हैं ये बात साफ थी, क्लियर थी कि देश का बंटवारा होने वाला है। वैसे ही दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे उन पर हमले होने लग गए। और कोई भी इन बात का अनुमान नहीं लगा सका था बिल्कुल भी कि समस्या एक इतनी बड़ी बन जाएगी। और इस कठिनाई से, समस्या से उभरने के लिए किसी ने कोई योजना भी नहीं बनाई। हालांकि शुरू में तो लोग और जो नेता थे वो यही मान करके चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं हैं, अस्थायी हैं और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी जल्दी ही हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे उनके पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि अपने अपने घरों को छोड़ दें। और कई बार तो उन्हें ऐसा
कुछ घंटों की एक मोहलत के भीतर करना ही पड़ा था। अब यहाँ बात ये बनती है, जब विभाजन हुआ था, विभाजन के परिणाम क्या बन गए थे, क्या स्थितियां बनी थी। विभाजन के परिणामों की बात करें, विभाजन के परिणाम क्या रहे। भाई सिंपल सी बात है, विभाजन भी हो गया तो विभाजन के परिणाम भी कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो उन्हीं अगर परिणामों की बात करें, ध्यान रखिएगा 1947 में, सन 1947 में इतना बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि दो जगह की जो आबादी थी वो दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो आबादी का जो स्थानांतरण हुआ वो एक आकस्मिक तरीके से हुआ है, एक अनियोजित और एक त्रासदी में भरा हुआ था। क्योंकि अपने मानव के इतिहास में देखोगे अब तक सबसे बड़ा स्थानांतरणों में से एक था ये जो है। और धर्म के नाम पर देखोगे तो एक समुदाय के जो लोग थे वो दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा गया। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता में देखोगे, इन शहरों में देखोगे तो जो सांप्रदायिक अखाड़े थे उनमें अखाड़ों में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में मान लीजिए ज़्यादातर हिंदू हैं या सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक उस तरीके से मुस्लिम जो क्षेत्र थे, आबादी वाले जो इलाके थे, वहाँ हिंदू और सिखों ने भी गुजरना बंद कर दिया, निकलना बंद कर दिया, है ना। ये था कहने का मतलब, जो लोग थे वो अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। वे सीधे एक तरफ से दूसरी तरफ गए और एक क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के जो अल्पसंख्यक लोग थे वो अपने घरों से भाग खड़े हुए। अक्सर एक तरीके से हम कह सकते हैं एक अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी, उनको जगह लेनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। भाई कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहाँ की पुलिस, वहाँ का स्थानीय प्रशासन अब क्या था कि लोगों के साथ एक रुखाई का बर्ताव कर रहा था और लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा, और ऐसा उन्हें हर हाल में करना ही था। भाई अक्सर लोगों ने क्या किया, पैदल चल करके बहुत दूरी तय की, बहुत डिस्टेंस दूर किया। लेकिन सीमा के दोनों ओर देखोगे तो हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया था। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी थी। अगवा करने वाले का जो धर्म था वो भी अपनाना पड़ गया। क्योंकि काफ़ी मामलों में देखोगे तो ये भी हुआ था कि खुद परिवार के लोगों ने अपने ही कुल की जो इज्जत जो थी, है ना, घर की जो औरतें थी उनकी इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला कि बच जाएं। तो काफ़ी कुछ सामना करना पड़ा। हालांकि बहुत से बच्चे जो थे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने की किसी तरह सफल हो रहे थे, उन्होंने ऐसा देखा कि अब वे ठिकाना हो गए बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप गुजर गए। यानी कि जो लाखों शरणार्थियों के रूप में जो लोग थे, उनके लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों या कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में एक जिंदगी काटना अपनी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो लेखक हैं ना, कवि हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, इन्होंने अपने कभी कभी देखोगे तो उपन्यास हैं, लघु कथाएं हैं, कविताएं हैं, फिल्में हैं, है ना, इनमें जो मारकाट की जो निस्संता होती है ना उसका जिक्र किया है। विस्थापन और हिंदू एक हिंसा से देखोगे जो दुख पैदा हुए हैं उन्हीं को अभिव्यक्ति दी गई है। और किसी एक धर्म के विश्वासियों को देख लो, उनके मुकाबले देख लो, जो बाकी है ना उनको हीन समझा जाता हो। क्योंकि ऐसा मानते लोग जो है कि नागरिक चाहे धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी क्या है, नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। और नागरिकता की जो कसौटी है वो धर्म को नहीं बनाती है और न बनाया चाहिए। क्योंकि हमारे एक देखोगे ना नेतागढ़ जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के जो हिमायती हुआ करते हैं, और उनके इस आदर्श को अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई है। इस चीज़ की जो अभिव्यक्ति है वो हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। इसलिए जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों का विलय हो गया। जो रजवाड़े थे, रजवाड़े का विलय हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था उसको, जो ब्रिटिश इंडिया अब दो हिस्सों में था। एक हिस्से में देखोगे तो जो ब्रिटिश प्रभुत्व था, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांत थे उन पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। दूसरी तरफ देखोगे छोटे छोटे आकार के और राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन हुआ करता था। इन पर राजा लोग इन पर शासन किया करते थे, और राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की जो अधीनता थी या कहें कि सर्वोच्च सत्ता जो थी वो स्वीकार कर रखी थी, और इनके अंतर्गत वे अपने राज्यों के जो घरेलू मामले थे उनका शासन चलाते थे।
तो एक अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत देखा जाए, जितने भी आने वाले भारतीय साम्राज्य थे उनके 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे, और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा हुआ ही करता था। हालांकि समस्याएं भी काफ़ी थीं इस समय पे। समस्या क्या थी कि जब आज़ादी जब हुई, आज़ाद जब देश हुआ, आज़ादी के तुरंत बाद देखा जाए तो जो अंग्रेजी शासन है उसने ये घोषणा कर दी थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ साथ रजवाड़े भी जो है ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब ये था कि सभी रजवाड़े, जो रजवाड़ों की संख्या कितनी थी पता है, 565 थी उस समय, ध्यान रखना, तो ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। और अंग्रेजी राज का जो नजरिया था वो क्या था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र एक अस्तित्व बना रखें, जिससे कि भारत और पाकिस्तान में शामिल होने पर देखोगे या एक स्वतंत्र हैसियत जो होती है वो बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, क्योंकि ये फैसला जो था ना, लेने का अधिकार जो था वो राजाओं को दिया गया था, और वो अपने आप ही एक बड़ी गंभीर समस्या थी, क्योंकि इससे क्या था कि अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। और जो समस्या थी वो जल्दी ही क्या था, एक अपने तेवर दिखाने लग गई, क्योंकि सबसे पहले जो त्रावणकोर है ना, त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद करने की घोषणा रखी। उसके अगले दिन देखोगे हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने घोषणा रख दी। कुछ शासक मसलन का जो भोपाल है वहाँ के नवाब हुआ करते थे, उन्होंने संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे बिल्कुल। वो तो जो रजवाड़ों के शासक थे उनके रवैये से देखोगे तो ये बात स्पष्ट थी कि जो आज़ादी है ना, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाने का एक कारण जिम्मेदारी बनने जा रही है, और लोकतंत्र का जो भविष्य था वो अंधकारमय देखने को एक उसकी अनुभूति की जा रही थी, है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो लक्ष्य था वो एकता और एक आत्मनिर्णय के लिए हम कह सकते हैं, है ना। तो लोकतंत्र का जो रास्ता है उसको पाना था, उसको अख्तियार करना था, और इस अख्तियार को देखते हुए देखा जाए एक ऐसी स्थिति का रास्ता था वो खुद ही एक विचित्र थी रास्ता जो है, क्योंकि अधिकतर जो रजवाड़े थे ना उनमें शासन जो था वो एक अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था, और रजवाड़ों के जो शासक थे वो अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार ही नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन सरकार जो थी उसका भी नज़रिया कुछ अलग था यहाँ पे। सरकार जो थी, सरकार का नज़रिया भी कुछ अलग था इस समय पे। वो नज़रिया क्या था, जो छोटे छोटे या बड़े बड़े जो आकार के जो देश थे, जब बट जाने की जब संभावना हुई तो उसके विरुद्ध देखोगे तो अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया अपना। मुस्लिम लीग ने देखोगे तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके कदम का विरोध किया, क्योंकि लीग मानती थी इस चीज़ को कि रजवाड़ों को अपनी मन मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के जो शासक हैं उनको मनाने के लिए, उसको मानने के लिए दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों को देखा जाए तो शुमार किया जाना चाहिए, ऐसा लीग मानती थी। अगर हैदराबाद की बात करूं मैं, जब हैदराबाद ने अपनी आज़ाद करने की जब बात रखी, हैदराबाद, देखो हैदराबाद की जो रियासत थी बहुत बड़ी थी। जो हैदराबाद की रियासत थी बहुत बड़ी रियासत थी। ये रियासत क्या था, चारों तरफ से हिंदुस्तानी जो इलाके थे उनसे घिरी हुई थी। अगर पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से देखे जाएं तो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं और बाकी आंध्र प्रदेश में हैं। तो हैदराबाद के जो शासक थे उसको निज़ाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निज़ाम कहा जाता था। और निज़ाम ये चाहता था कि हैदराबाद को, जो हैदराबाद की रियासत है उसको आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो निज़ाम ने क्या किया, 1947 में, 1947 नवंबर का समय था, भारत के साथ एक यथास्थिति बहाल रखने के लिए एक समझौता किया, और ये समझौता जो है 1 साल के लिए था। इसके बीच में देखोगे तो भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही, और इसी समय के दौरान में जो हैदराबाद की जो रियासत थी उसके लोगों के बीच देखोगे तो निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, और जो हमारे तेलंगाना के जो इलाके थे उनकी रियासत के लोगों के बीच भी निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। हालांकि तेलंगाना जो था इलाका, उसके जो किसान निज़ाम थे, उसके जो किसान निज़ाम थे उसके दमनकारी थे, क्योंकि
खासतौर पर दुखी थे उससे जो है शासन से, और वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं थी, वो निज़ाम के खिलाफ सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई। महिलाओं की बड़ी संख्या में देखोगे तो आंदोलन में जुड़ गई थी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस की बात करें तो इस आंदोलन की सबसे आगे पंक्ति में खड़े हुए थे दोनों, कम्युनिस्ट और आपका हैदराबाद कांग्रेस। क्योंकि आंदोलन को देख करके देखोगे, आंदोलन को देखा जब निज़ाम ने, तो लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रखना पड़ गया, उसको रवाना करना पड़ गया। और इसको क्या कहा गया, इसी को रजाकार कहते हैं हम लोग, जो है क्या कहते हैं, रजाकार कहते हैं। क्योंकि रजाकार एक अव्वल दर्जे के देखे ना सांप्रदायिक और अत्याचारी हुआ करते थे। रजाकारों ने क्या किया, जो गैर मुसलमान थे उनको एक खास तौर से देखा जाए, उनको एक खास तौर से देखा जाए। खास तौर पर उन्होंने क्या किया, अपना निशाना बनाया गैर मुसलमानों को, और राजघरों को, राजकारों को लूटपाट मचाई, हत्या करी, बलात्कार, इन पर उतारू हो गए। और सितंबर 1948 की बात है, सितंबर 1948 में जो भारतीय सेना थी वो निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई, और रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चलती रही। इसके बाद देखोगे निज़ाम ने हालांकि हार करके आत्मसमर्पण कर ही दिया। जो निज़ाम ने आत्मसमर्पण किया उसी के साथ में हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया, विलय उसका हो गया। ऐसी जम्मू कश्मीर की कहानी रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ पे हल्की सी, तो याद रखिएगा जो महाराजा हरी सिंह जो थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने क्या किया, 1925 की बात थी। 1925 में जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, उस जम्मू कश्मीर की रियासत की जो बागडोर थी इन्हीं महाराजा हरी सिंह के हाथों में थी। और हरी सिंह ने अक्टूबर 1947 का समय था, और हमारे हरी सिंह ने अपनी रियासत को भारत का एक हिस्सा बनाने का अहम फैसला ले लिया, और जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिए, और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया। अब जम्मू कश्मीर जब भारत में विलय हो गया, उसके पहले देखोगे तो जो रियासत थी ना, उस पर कबालिया जो थे, कबाली, उनकी कबालियों के रूप में जो पाकिस्तानी सेना थी ना, उसने आक्रमण कर दिया और उसके काफ़ी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया, जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसको पाकिस्तान को देना, वो चाहती थी पहले से वो तो कि पाकिस्तान को मिले, लेकिन हमारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ब्रिटिश जो है भारत का विभाजन कर सकती थी, और भारतीय रियासतों के विभाजन का अधिकार उसके पास नहीं था। ये हमारे जम्मू कश्मीर का विवाद रहा। हल्की सी, हाँ थोड़ी सी मैं मणिपुर की बात और कर लूँ, मणिपुर की भी चर्चा रहती है हल्की सी हमारी। जो मणिपुर था, आज़ादी के देखोगे कुछ समय पहले तो मणिपुर के महाराज हुआ करते थे, कौन राजा हुआ करते थे, बोधचंद्र सिंह। आज़ादी से पहले राजा कौन हुआ करते थे, बोधचंद्र सिंह, ठीक है ना। जो बोधचंद्र सिंह थे, उन्होंने क्या किया, भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब कह सकते हैं हम किसकी जो एवज था उसमें देखोगे तो उन्हें एक आश्वासन ये दे दिया गया कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है ना वो बरकरार रहेगी, और एक जो जनमत का दबाव है उसमें महाराज ने क्या किया, राजा ने क्या किया, 1948 में जून में जब चुनाव करवाया तो चुनाव के बाद में जो मणिपुर की रियासत थी उसमें एक संवैधानिक राजतंत्र कायम कर दिया गया। और मणिपुर क्या था, भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुआ। और जो मणिपुर की विधानसभा है ना, उसमें भारत के विलय के सवाल पर गहरे प्रश्न, मतभेद उठने लग गए। हालांकि मणिपुर को देखोगे तो कांग्रेस चाहती थी पहले से ही कि रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। तो मणिपुर की जो निर्वाचित विधानसभा थी उससे जब परामर्श किया गया, उससे परामर्श भी नहीं किया गया, और भारत सरकार के महाराजा पर जो सरकार थी उसने महाराजा पर दबाव डालना स्टार्ट किया कि भारत की जो भारतीय संघ है उस भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर वो हस्ताक्षर कर दें, और भारत सरकार को उसमें सफलता भी आखिरकार मिल ही गई थी। तो मणिपुर ने ध्यान रखना जब कदम उठाया, इस कदम को लेकर के लोगों में क्रोध और एक नाराजगी के भाव पैदा कर दिए, और इसका असर आज तक देखा जाता है। ठीक,
अगर यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँ, अपने अंत में पहुँचते हैं, तो आप लोग जानते हो जो केंद्र सरकार है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, देखोगे अनुच्छेद 370 जो है, आर्टिकल 370, इसको जब हटाया था, हटाए जाने के बाद में देखोगे तो दो नए संघ राज्य क्षेत्र बन गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इनका मामला आप समझ रहे हो कि वर्तमान के समय में कुछ समय पहले ही रखा गया था और आपको पता है कि राज्य बना दिए गए, यानी कि टोटल 28 स्टेट हैं हमारे और 29 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक, हालांकि आपके 28 राज्य हो चुके हैं, 9 आपके संघ राज्य क्षेत्र बन चुके हैं। ठीक है, अगर और तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया 28 राज्यों के बारे में। उस समय जो हमारे 14 राज्य 15 राज्य प्रांत बने थे, मैंने सबके बारे में बता दिया। तो ये हमारा संघ और राज्य क्षेत्र पर निर्भर था अध्याय, और राज्यों के पुनर्गठन पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का अध्याय अच्छे समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें चैट सेक्शन में या हमें कॉमेंट सेक्शन में बता करके आप वहाँ से अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा अगला अध्याय रहेगा इसमें, वो हमारा मौलिक अधिकार का रहेगा, चौथा अध्याय मौलिक अधिकार का। ठीक है, उसको हम कल पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और एक नए कंटेंट के साथ में। ठीक है।